हेलो गाइस, एक बार फिर से गिरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे। तो गाइस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें दो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, एक कंडक्टेंस और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और कंडक्टेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल जैसे कि अगर हम लोग NaCl है ना, NaCl को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो Na+ और Cl- में वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब आयंस का में वो फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल जैसे HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H+ Cl- में डिसॉल्व होगा। ठीक है, एग्जांपल समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि किसी भी कंपाउंड को, जैसे NaCl हो गया या फिर आपका HCl हो गया या फिर आपका CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, ये सभी को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं सभी आयंस में टूट जाएंगे। Na+ Cl-, H+ Cl-, ठीक है, CH3CO- और H+, CH3CO- और H+, इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा। इस सभी प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन समझेंगे। तो गाइज, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस। ठीक है, तो गाइज कंडक्टेंस को समझने के लिए आपको इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझना होगा। तो चलिए, कंडक्टेंस को समझने से पहले हम इस रेसिस्टेंस को समझेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस को समझेंगे तो आपको कंडक्टेंस समझने में सुविधा होगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है गाइज, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग पढ़े होंगे ओम्स लॉ, फिजिक्स का टॉपिक है, आप सभी लोगों को याद होगा ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो V = IR, दिस इज द ओम्स लॉ। आप लोगों को याद होगा, पढ़े होइएगा, V = IR। यहाँ पे जो V देख रहे हैं ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो देख रहे हैं हमारा वो करंट है, और R जो है हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक है गाइस, ये हमारा ओम्स का लॉ है, V = IR। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। ठीक, तो ये गाइस एक नया टॉपिक आ गया, रेसिस्टेंस। पहले इसको समझना, रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है गाइस, तो गाइस एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो करंट को अपोज करे। ठीक है गाइस, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो करंट को अपोज करे, मतलब करंट अपोज करने मतलब करंट के फ्लो को रोके, उसको हम रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल्स जानते हैं, थोड़ा डिटेल्स देखते हैं गाइज। ये रेसिस्टेंस जो होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला याद रखिएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास एक वायर है, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उस वायर के लेंथ को हम बढ़ाएंगे उसका रेसिस्टिविटी बढ़ता जाएगा। ठीक है गाइस, इसी को हम लोग बोलते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसी भी वायर या किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को, है ना, जैसे जैसे हम लोग उस लेंथ को बढ़ाएंगे उसका रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और दूसरा होता है गाइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो टॉपिक हमने समझा। पहला, रेसिस्टिविटी या फिर रेसिस्टेंस जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है गाइस, एक ही आपको दोनों इक्वेशन को दिखा दिया है, समझने के लिए समझिए। तो ये हमारा सेकंड में क्या है, जो इनवर्सली ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे हमारा ये इक्वेशन बना। ठीक है गाइज, यहाँ R आपको पता ही है, यहाँ जो R देख रहे हैं हमारा रेसिस्टेंस है, L हमारा लेंथ है और A जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब ये हो गया, सेकंड वाला जो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हो गया, उसी एग्जांपल को समझिए। एक वायर था मेरे पास, उस वायर को, है ना, वो जो वायर को जैसे जैसे उसके लेंथ को बढ़ाया हमने तो उसका रेसिस्टिविटी क्या हुआ, उतना बढ़ा, रेसिस्टेंस उतना बढ़ते गया। लेकिन यदि उसके लेंथ के बदले में उस वायर को मोटा कर दिया जाए, जितना अधिक मोटा करेंगे, है ना, उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा गाइस। ठीक है गाइज, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा R, यहाँ इस इनवर्सली को हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे तो कांस्टेंट डालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रो,
R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इक्वल टू किया कांस्टेंट की मदद से, इसको हम बोलते हैं रो। तो ये हो गया R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। चलिए थोड़ा इसको और एक लाइन स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से इसको लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। तो ये हमारा रो का, ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसका कभी कभी एग्जाम में आपको जो है सो यूनिट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आपको याद रखिएगा। यहाँ सब एक डिटेल्स बता देते हैं क्या क्या किसको क्या क्या बोलेंगे। तो ए इज इक्वल टू मेरा हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, R इज इक्वल टू हो गया आपका रेसिस्टेंस, L इज इक्वल टू हो गया लेंथ, और ये रो जो देख रहे हैं कांस्टेंट, इस रो को हम लोग बोलते हैं, इसका एक नया नेम दिया गया है, इसको आप समझिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम है रेसिस्टिविटी। ठीक है, ज्यादातर इसको इसी नाम से जाना जाएगा, आपको यही याद रखेगा, रेसिस्टिविटी एंड वे रो इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, और ये आर आपका पता ही है, ए पता ही है, एल आपको पता ही है। चलिए इसका यूनिट को हम लोग लेते हैं, इसका कभी कोई एग्जाम में यूनिट पूछा जाता है। तो गाइज ये स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी मतलब जैसे रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस का आपका यूनिट होता है ओम। ठीक है गाइज, और ये देख रहे हैं एरिया क्रॉस सेक्शन, ये एक तरह से एरिया है, और एरिया का यूनिट आपको पता है, एरिया का होता है आपका मीटर स्क्वायर्ड। ठीक है, अपॉन, और ये आपका लेंथ है, लेंथ का होता है मीटर। ठीक है, एक यहाँ पे मीटर से मीटर हम लोग ये कैंसिल कर देते हैं, तो आपका बच जाता है ओम मीटर। ये आपको याद रखना होगा। ये जो आप देख रहे हैं ओम मीटर, ये हमारा यूनिट है किसका, ठीक है, रेसिस्टिविटी का। ठीक है गाइज, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको याद कर लीजिएगा, एक बार माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है गाइज, आपको ये रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब रेसिस्टेंस जब समझ में आ गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस। अब हम लोगों को कंडक्टेंस को समझने में सुविधा होगी। देखते हैं कंडक्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, याद रखना है। तो गाइज कंडक्टेंस समझने के लिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कंडक्टेंस होता क्या है समझ लीजिए। कंडक्टेंस जो है वो आपका रेसिस्टेंस का इनवर्स होता है। ठीक है गाइज, इसका मतलब ये हो गया कि G इज इक्वल टू कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस 1/R। ठीक है गाइज, ये हमारा कंडक्टेंस का है ना। यहाँ से डिफिनेशन भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ इसके फॉर्मूला में इसका डिफिनेशन है। ठीक है, जो कंडक्टेंस जो होता है हमारा रेसिस्टेंस का इनवर्स होता है। ठीक है गाइज, ये हमारा G इज इक्वल टू 1/R हो गया। इसके यूनिट को देखते हैं। आपको R रेसिस्टेंस का यूनिट पता है, ओम है, तो ये हमारा इनवर्स है, इसलिए G का कंडक्टेंस का जो यूनिट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, जो कंडक्टेंस का जो हमारा यूनिट होगा वो ओम इनवर्स, या फिर इसी को हम एक नया वर्ड नए नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइमन। ठीक है, जिसको कैपिटल S से लिखा जाता है, साइमन, याद रखना है। अधिकतर जगह ये भी लिखा जाता है, तो साइमन बोलिए या फिर ओम इनवर्स बोलिए गाइस। ये आपका कंडक्टेंस का जो है सो यूनिट हो गया। ठीक है गाइस, चलिए तो इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं गाइस। तो ये जो G देख रहे हैं हमारा कंडक्टेंस, G इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/R जो है रेसिस्टेंस है, और अभी आपको मैंने जस्ट बताया यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू R इज इक्वल टू ये होता है आपका रो इंटू L/A। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं गाइज। तो देखिए आपके सामने में इक्वेशन क्या बनेगा। तो R के जगह हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं, तो हमारा ये नीचे हो जाएगा हमारा ये रो इंटू L, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ऊपर चले जाएगा, तो A 1 इंटू A। ठीक है गाइज, तो यहाँ से ये हमारा जो है सो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद करनी होगी, ये जो टर्म देख रहे हैं आप 1/रो है ना, इस 1/रो के टर्म के बदले में यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे K। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा G इज इक्वल टू, इसके बदले में एक नया टॉपिक डालते हैं, ये हमारा है K इसको नहीं है, इसको हम लोग कप्पा पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट लाइक के बिल्कुल ही केक की तरह लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ठीक है, आपको बता देते हैं, यहाँ से बस एक राउंडिंग इस प्रकार से लाइनिंग खींचिएगा और इस प्रकार से केक की तरह बनाइएगा। ये हमारा कप्पा है बिल्कुल ही केक की तरह, लेकिन इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पे 1/रो की जगह मैंने कप्पा लिया है, कप्पा इंटू A/L। ठीक है गाइस, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस G इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L, जहां पे ये आपको पता ही है के को हम लोग बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक
कंडक्टेंस बोलिए या फिर इसी को हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी, लेकिन इसको कंडक्टिविटी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसको कंडक्टिविटी समझिएगा, जहां भी आपको कप्पा दिखाई दे वो कंडक्टिविटी है। ए आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पता ही है, एल आपको लेंथ पता ही है, जी इक्वल टू कंडक्टेंस। ठीक है गाइज, तो ये आपका यहां से अगर हम लोग कप्पा के वैल्यू को फाइंड करें, कप्पा को इधर ले जाएं, तो ये हमारा हो जाएगा के इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। ठीक है गाइज, इस प्रकार से हम इस कांस्टेंट कप्पा का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। कभी कभी एग्जाम में आपका इसका यूनिट पूछा जाता है। ये जो दो कांस्टेंट देख रहे हैं, यहाँ पे कप्पा था, एक पीछे हमने दिखाया था आपको रो। ठीक है, तो अब यहाँ कप्पा का यूनिट देख लेते हैं क्या होगा। चलिए, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है जी का यानी कि कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हमारा साइमन इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स या फिर साइमन ही बोल सकते हैं, ओम इनवर्स होता है। और एल आपको पता ही है मीटर होता है। ठीक है गाइज, ये जी कंडक्टेंस का ओम इनवर्स होता है, एल मतलब आपका लेंथ हो गया, इसका मीटर होता है, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया जस्ट होता है आपका मीटर स्क्वायर होता है। ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इस एम को ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स में आ जाएगा, यानी कि ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये हमारा यूनिट हो गया आपका किसका, कप्पा का। ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना होगा, ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब गाइज ये जो आपकी कप्पा कंडक्टिविटी को देख रहे हैं, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है गाइज, इस कंडक्टिविटी का वैल्यूज अपना अलग अलग होता है। अगर आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के बुक में एक टेबल दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, है ना। एक कंडक्टिविटी टेबल है, उसमें एक लाइन से सभी मेटल्स की कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया गया है। तो उसको ध्यान से आप देखिएगा, तो जितने भी मेटल होंगे या फिर कंडक्टर होंगे उसका जो कंडक्टिविटी वैल्यू होगा वो हाई होगा, जो इंसुलेटर होगा उसका कंडक्टिविटी वैल्यू लो होगा, और जो सेमी कंडक्टर होगा उसका कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत ही मीडियम होगा, मैंने मिनिमम दोनों के बीच में होगा। ठीक है गाइज, इसी प्रकार और भी अलग अलग वाटर के अलग होंगे, कुछ एसिड्स हैं उसके अलग होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के उसके अलग होंगे। इस प्रकार के सबका कंडक्टिविटी वैल्यूज दिया होगा, जिससे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। अब वहां से उसको एक बार आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जो सभी मेटल्स का कंडक्टिविटी अपना अलग अलग होता है। तो जितने भी मेटल्स के कंडक्टिविटी जो होते हैं, है ना, सभी मेटल्स के कंडक्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, है ना, जिस फैक्ट्स पे वो मेटल की कंडक्टिविटी डिपेंड्स करती है। तो वहां पे हम बता देते हैं वो कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा फैक्ट है जिससे मेटल की कंडक्टिविटी डिपेंड्स करता है। इसमें हमारा पहला जो है वो आपका है टेम्परेचर, मतलब किसी भी मेटल का जो कंडक्टिविटी होगा वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है गाइज, दूसरा है आपका स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल, किसी मेटल का नेचर क्या है, फिर स्ट्रक्चर क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। और थर्ड है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए तीनों को थोड़ा हम शॉर्ट में बताते हैं क्या क्या होता है। ये फर्स्ट देख रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये याद रखना है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, जिस किसी भी मेटल का टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, यदि टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, ये पहला टॉपिक था। सेकंड देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेचर एंड मेटल। ठीक है, जैसे जस्ट अभी आपको मैंने पीछे बताया था एरिया और लेंथ के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू एरिया और लेंथ, ठीक है, जैसे जैसे किसी भी मेटल का एरिया और लेंथ बढ़ेगा, उसी के मतलब चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका कंडक्टिविटी भी चेंज होगा गाइज। ठीक है, ये सेकंड था। और थर्ड देख रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम। ठीक है, इसमें इसको ऐसे समझिए, सिंपल सा है कि जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा है ना, उतना ही ज्यादा हमारा जो है सो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है गाइज, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए गाइज, अभी आपने रेजिस्टेंस की मदद से कंडक्टेंस को समझा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये कंडक्टिविटी, अब ये मैंने आपको कप्पा के बारे में बताया है कंडक्टिविटी, इस कंडक्टिविटी को हम लोग मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए तो नया टॉपिक लिखते हैं आपके सामने, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है गाइस,
आयनिक सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना, कोई भी किसी प्रकार का सॉल्यूशन हो उसका कंडक्टिविटी हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो इसको ऐसे समझिए कि यदि एग्जाम्पल में मेरे पास एक वायर का टुकड़ा है, ठीक है, एक छोटा सा वायर का पीस है जिसका हमें कंडक्टिविटी फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका कंडक्टिविटी कितना होगा। ठीक है गाइज, तो अगर गाइज आपको याद होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक नया टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज, आपको याद होगा, ये फिजिक्स का टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इसी व्हीट स्टोन ब्रिज के मदद से हम लोग रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं और रेसिस्टेंस की मदद से हम लोग रेसिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसी रेसिस्टिविटी को जब इन्वर्स कर देते हैं, है ना, तो हमारा कंडक्टिविटी फाइंड हो जाता है। इस प्रकार से किसी का भी कंडक्टिविटी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास, है ना, 4 अलग अलग रेसिस्टेंस हैं। इस प्रकार से यहाँ फिगर बता रहे हैं आपको हम। ठीक है गाइज, ये फिगर देख रहे हैं, इसके बीचों बीच इस प्रकार से ये मिला हुआ है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से एक वायर से एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है गाइज, ये हमारा है व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है गाइज, चलिए यहाँ पे 4 रेसिस्टेंस देख रहे हैं, इसको हम इंडिकेट करते हैं R1, R2, R3, R4। ठीक है गाइज, ये फिगर ध्यान से देखिए। इस फिगर में आपको ठीक इसके बीच में एक वायर दिख रहा है ना, इसके बीच में जो वायर देख रहे हैं, ये इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर करता है। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर की मदद से हम लोग करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। जब कभी भी ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो करंट फ्लो हमारा, बैलेंस होने का मतलब हो गया, इसमें जो 4 वैल्यू देख रहे हैं हमारा, ये इज इक्वल टू, है ना, फॉर्मूला बता देते हैं आपको। ये हमारा R1 इज इक्वल टू R2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब कभी भी ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, मतलब इसके इक्वल हो जाएगा, तो उसमें करंट फ्लो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो 0 जब करंट फ्लो होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा R1 बाई R2 इज इक्वल टू R4 बाई R3। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात गाइज, इसको आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ समझने के लिए आपको पता है आपके बुक में कभी कभी क्वेश्चन में चेंज भी हो सकता है ना, कुछ और भी दे सकता है। आपको इसको ऐसे समझिएगा, एक सीरीज में जैसे R1 अपॉन R2 ये इज इक्वल टू होगा हमेशा, ठीक है, किसके, सॉरी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू होगा R4 अपॉन R3 के। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, मतलब 1, है ना, 4 की इज इक्वल टू होगा और 2 3 की इज इक्वल टू होगा। इस सीरीज में इसको याद रखना है। ठीक है, ऐसे करके सीरीज, क्योंकि इसके जगह कुछ और भी हो सकता है, तो आप केवल R1, R2, R4, R3 को याद नहीं करना है, आपको ऐसे याद रखिएगा। एक सीरीज में है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। यहाँ पे 4 कंडक्टेंस देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा R1 का वैल्यू हमको पता है, R4 का वैल्यू पता है, R3 का वैल्यू पता है और R2 हमारा अननोन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसके कंडक्टिविटी को हमको फाइंड करना है। ठीक है गाइस, तो किस प्रकार इसको हम फाइंड कर सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। अभी आपको पता ही है फॉर्मूला, इसलिए बता दिए हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी एक का, मान लेते हैं R2 का ही फाइंड करना है और सबका वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से R2 का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले की मदद से किसी का भी कंडक्टिविटी, है ना, किसी भी वायर का या किसी भी टॉपिक का, किसी भी मेटल का आसानी से कंडक्टिविटी आप फाइंड कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इसके बाद इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि इसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है गाइस, मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम लोग लैम्डा एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है। लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है K/C।
ठीक है, यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, सी मतलब कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है गाइज। तो आई थिंक आज के वीडियो में है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियोस देखने हैं थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। तो आज मैं जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया उसको एक बार आसानी से आप देखिएगा, समझिएगा। और छोटा सा इसमें टॉपिक है केवल मोलर कंडक्टेंस बचा हुआ, और इसके बाद मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन जो बहुत ही छोटा है, इसको अगर हम अगली वीडियोज में आपको चर्चा कर देंगे। आज के लिए इस वीडियो में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।